लीनियर मेजरमेंट जैसा पहला टॉपिक है हमारे पास में। लीनियर मेजरमेंट सर। जब पढ़ेंगे तो आपके पास में जो ऑप्शन आता है सबसे पहले हमारे पास में देखने के लिए कि लीनियर मेजरमेंट में वैसे सभी मेजरमेंट्स आएंगे, उनको इंक्लूड करेंगे जिनमें लेंथ यानी लंबाई का मेजरमेंट हो, डायमीटर का मेजरमेंट हो यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का या सर्कुलर चीज का या सिलेंड्रिकल चीज का अगर डायमीटर मेजर करते हैं तब भी लीनियर मेजरमेंट आएगा। जहां कहीं भी हाइट्स का मेजरमेंट है यानी ऊंचाई का अगर मेजरमेंट ले रहे हैं तब भी आएगा। थिकनेस किसी चीज का मोटाई अगर यूज कर रहे हैं तब। और ये सभी चीज किस में हो सकता है, या तो एक्सटर्नल हो सकता है यानी किसी सरफेस या पार्ट के बाहर हो सकता है, या फिर इंटरनल हो सकते हैं, आप उनमें इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जो आता है लाइन मेजरमेंट्स में, या फिर लाइन यानी स्ट्रेट अगर मेजरमेंट ले रहे हैं तो इनमें वैसे सभी चीजें आएंगी जो हम लोग देखते हैं कि मेजरमेंट लेते समय एक स्ट्रेट पाथ में, यानी जब कभी भी ज्योमेट्रिकल के हिसाब से अगर हम देखते हैं दो पॉइंट्स के बीच में यानी दो बिंदु के बीच में हम कितना भी कोशिश कर लें, अगर उनमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना होगा तो हमेशा वो एक सीधा लाइन ही होगा, स्ट्रेट लाइन ही उनमें आने वाला है। लाइन मेजरमेंट्स में सीरीज बहुत सारे जो होते हैं, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहेंगे उस पर नंबर ऑफ लाइंस, खूब सारे छोटे छोटे डिविजन्स लाइंस के मार्क किए रहेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास में जो सिंपल स्केल हम यूज करते हैं या स्टील रूल जो हमारे पास में है, वो सभी चीजें लाइन मेजरमेंट्स में आएंगे। इनमें हम क्या करते हैं, डायमेंशंस को मेजर करते समय हम ये ध्यान में रखते हैं कि डायमेंशंस जो कोई भी मेजर हो रहा है या फिर मेजरमेंट में आ रहे हैं उनमें हम एक डिस्टेंस से, एक लाइन के डिस्टेंस से दूसरे लाइन के डिस्टेंस को हम लोग उसमें कवर करते हैं। यही लाइन मेजरमेंट्स में आते हैं। लाइन मेजरमेंट्स में जब कभी भी स्ट्रेट मेजरमेंट दो पॉइंट्स के बीच में या दो लाइंस के डिस्टेंस के बीच को अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो लाइन मेजरमेंट में आएंगे। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो यूज करते हैं वो आता है लाइन स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट में। लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर डिजाइन्ड आइदर फॉर लाइन इंस्ट्रूमेंट्स, द मेजरमेंट इज टेकन बिटवीन टू एंड सर्फेसेस एज इन माइक्रोमीटर्स। जब कभी भी लीनियर मेजरमेंट्स में आता है तो इसमें दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज करते हैं। एक जिसमें लाइनिंग्स बने हो यानी दो लाइंस के बीच के सेपरेशंस को हम लोग जोड़ते हैं, वो काउंट करते हैं। दूसरा दो सरफेसेस, दो फ्लैट सरफेसेस के दूरी को, यानी पहला वाला के अगर दो लाइंस का सेपरेशंस में देखेंगे तो हमारे पास में सबसे आसान जो यूज करने के लिए आता है वो मिलता है स्टील रूल, या फिर जो भी आप किसी भी स्केल्स को अगर आप देखते हैं उसमें। वहीं अगर एंड फेसेस को अगर हम लोग यूज करते हैं तो एंड फेसेस जब कभी भी आएंगे तो माइक्रोमीटर्स आते हैं, यानी जो आप स्क्रू गॉज या स्क्रू पिच गेज जिस नाम से, अलग अलग नाम से इसको सुनते हैं, इनमें स्लिप गेजेस भी आएंगे। स्लिप गेजेस का कैसे इस्तेमाल करेंगे, एक पूरा क्लास उसी में ही एक कवर होगा। स्लिप गेजेस का किस एंड स्टैंडर्ड्स वाले मेजरमेंट में स्लिप गेजेस आएंगे। क्लासिफिकेशन करते हैं अगर हम लीनियर मेजरमेंट्स को, तो लीनियर मेजरमेंट को क्लासिफाई करने का सबसे पहले दो तरीका आएगा। डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, डायरेक्ट कहने का मतलब है इनमें रीडिंग्स क्या होंगे, आप दो लाइंस के बीच के सेपरेशंस को तुरंत ही आसानी से मिल जाएंगे। वहीं दूसरा आता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट, यानी किसी के हेल्प का, यानी थर्ड पार्टी का आपको हेल्प लेना होगा। फिर डायरेक्ट मेजरमेंट्स, जब कभी भी डायरेक्ट मेजरमेंट का बात करते हैं तो वैसा चीज इंस्ट्रूमेंट जिसमें हमको बिना किसी कैलकुलेशन किए ही वैल्यू अगर मिल जाता है, मेजर्ड पार्ट का वैल्यू अगर मिलता है, तब उसमें विद डायरेक्ट मेजरमेंट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स सच एज वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर हमारे पास में सबसे शॉर्ट फॉर्म में सीएमएम यूज बोलते हैं टर्म्स को। These measurements are also known as absolute measurements. Direct measurements को हम लोग क्या बोलते हैं, absolute. Measurements can be performed over a wide range specified the scale of the measuring instruments. अब इसमें मेजरमेंट्स क्या हो सकते हैं, बहुत बड़ी रेंज तक हो सकते हैं। रेंज कहने का मतलब है, अभी होमवर्क 1 में दो चीज दिया था, स्केल और रेंज, इसी से जुड़ा हुआ है। स्केल कहते हैं आपने कितना से कितने पॉइंट्स को, वैल्यू को यूज करना है, और रेंज कहता है मैक्सिमम अमाउंट और मिनिमम अमाउंट आप कितना उसमें से मेजर कर सकते हैं। लीस्ट काउंट होता है जो सबसे लीस्ट अमाउंट उसमें से आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप यूज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वहीं रेंज कहलाता है कि कितना वाइड स्पैन है उसका, यानी शुरुआत कहाँ से लेके अंत कहाँ तक वो
कितनी मेजरमेंट्स को ले सकता है, वो उसका रेंज कहलाएगा। बट देयर इज ऑल्सो अ चांस दैट मेजरमेंट विल बी रॉन्ग। पर इन सब में डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है, इनमें एक बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि इनमें रीडिंग लेते समय गलतियां हो सकती हैं। अब गलतियां कैसे हो सकती हैं? पिछले वाले टॉपिक्स पर हम लोग जान सकते हैं, बहुत सारे 5 फैक्टर्स हैं। स्वाइप बेसिकली हम लोग करते हैं, स्टैंडर्ड का गड़बड़ी हो सकता है, वर्कपीस का हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट का हो सकता है, इन्वायरमेंट का हो सकता है, पर्सन जो यूज कर रहा है उसका हो सकता है। ये सभी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एरर्स आ जाए डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। वहीं दूसरा कैटेगरी में है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं इनको वैसे इंस्ट्रूमेंट्स में जो क्या करते हैं, डायरेक्ट किसी भी चीज का वैल्यू आपको नहीं देंगे। वो किसी भी चीज को मेजर नहीं करते, वो क्या करते हैं, डिफरेंस केवल शो करेंगे वैसी जगहों पर। जैसे डायल गेजेस, ये केवल और केवल ये बताता है कि पहले वाले से जो स्टैंडर्ड था उससे जो नया जो वर्कपीस आया या पार्ट या कंपोनेंट आया है वो कितना डिफर है, अंतर केवल वो बताता है, वो डिटेक्ट नहीं करता है। जैसे आपके पास में कभी 9-10 में अगर लिटमस पेपर या टेस्ट किए होंगे तो उसमें एसिड और बेसिस के लिए हम लोग पेपर से टेस्ट करते हैं कि अगर कलर इस रेंज में रहेगा तो ये होना चाहिए। तो ये भी वैसे ही करता है। जैसे आप आग को अगर देखते हैं तो आग अलग अलग तरह के कलर्स आपको मिलेंगे, येलो दिखेगा, ब्लू दिखेगा, कई बार रेड दिखेगा, व्हाइट दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा। तो ये कलर्स क्या आपको बताते हैं कि उसका टेम्परेचर रेंज कितना होगा। वहीं यहाँ सामने वाले में इस पार्ट्स में हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी वे सभी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो क्या करते हैं, केवल स्टैंडर्ड वर्कपीस से जो मेजर वर्कपीस है उसके डिफरेंस को शो करता है। ये किसी भी पार्ट को चेक नहीं करता है, केवल डिफरेंस बता देता है। With indirect measurements, the dimensions are measured between targets and reference devices such as gauge blocks or ring gauges. आगे आने वाले क्लासेस में गेज ब्लॉक्स और रिंग गेजेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी केवल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जान रहे हैं। डायल गेजेस हैं, ब्लॉक गेजेस और रिंग गेजेस, इन सब को यूज करेंगे। These are also known as comparative measurements. इनको दूसरा क्या बोल सकते हैं, कंपेरेटिव मेजर। कंपेयर करते हैं किस चीज से, एक स्टैंडर्ड वर्कपीस से या रेफरेंस से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जो पार्ट आने वाला है उसको कंपेयर करते हैं। और ये क्या करता है, केवल डिटेक्ट करके बताता है कि जो नया पार्ट आएगा वो कितना एक्सेप्टेबल है या नहीं है। The more predetermined that the shape and dimensions of reference device are, the easier the measurement becomes. However, this method also has the disadvantages of measurement range being limited. अब इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में दूसरा सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है, इसमें होने वाला नुकसान क्या है कि इनमें बड़ी शॉर्ट रेंज होती है। शॉर्ट रेंज कहने का मतलब है जिस तरह से डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत बड़ी रेंज हमको मिल रही थी, वहीं इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत कम रहती है। ये स्मॉल डिफरेंसेस को मेजर कर सकती है, ज्यादा बड़े रेंज को वो डिटेक्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होगा। एक स्केल है, जैसे एक पार्ट है मेरे पास में जो टारगेट जिसको हमको मेजरमेंट करना है, ए और ए पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, ए वर्कपीस है। डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या दिखाया बोल रहा है, मेजरमेंट इज परफॉर्म्ड यूजिंग द स्केल ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरमेंट किस तरह से किया जा रहा है, स्केल से। यानी एक पॉइंट को जो भी पार्ट मेजर करना है उसका एक सिरा को क्या करते हैं, 0 पर आप रखे हैं और उसका एंड पॉइंट को आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे किस लाइन के साथ में कोइंसाइड कर रहा है, वहीं लास्ट वाला पॉइंट किस लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है। इनमें चांसेस कब एरर के आ जाते हैं या फिर रीडिंग्स लेने में गड़बड़ कब हो जाती है, जब आप सही से एग्जैक्ट उस लाइन को नहीं ढूंढ पाते हैं जहां पे वो वर्कपीस मैच कर रहा है। वहीं इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है, जितना बड़ा वर्कपीस रहता है उसी से ही कंपेयर करके देख लेते हैं सामने वाला पार्ट को कि वो उतना बड़ा है या नहीं है। अब फर्दर इसका और क्लासिफिकेशन करते हैं तो मेरे पास में जो डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको और ग्रुप्स में बांट सकते हैं, ग्रेजुएटेड,
ग्रेजुएटेड कहने का मतलब है वैसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें फाइन स्पेसिंग्स या लाइनिंग्स बने हुए हों। जैसे ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट्स में मेरे पास में आते हैं जो स्टील रूल आते हैं, वर्नियर कैलिपर है, हाइट गेजेस है, वर्नियर डेप्थ गेजेस है, माइक्रोमीटर्स है, डायल इंडिकेटर्स है। ये क्या है? ग्रेजुएटेड, यानी रीडिंग्स इसमें दिखाते हुए हैं क्या? स्केल्स जो है इसमें स्पेसिंग्स, लाइंस बने हुए रहते हैं। वहीं नॉन ग्रेजुएटेड वाले में दिखता क्या है? वैसे इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रैमल्स है, टेलीस्कोपिक गेज है, सरफेस गेज है, स्ट्रेट गेज है, वायर गेज है, स्क्रू पिच गेज है, थिकनेस गेज है। इनमें इनमें क्या होगा? कोई भी हमको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिखाई देगा। इससे केवल क्या है, जो भी नॉन ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्या है? केवल चेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। जैसे ट्राई स्क्वायर को हम लोग इंजीनियर्स ब्लॉक भी बोलते हैं या इंजीनियर्स गेज भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? ट्राई स्क्वायर से आप केवल चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? फ्लैट सरफेस है या नहीं है, दो एडजेसेंट फेसेस या एजेस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं या नहीं। उसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नहीं मिलता, वो केवल चेकिंग के लिए। तो नॉन ग्रेजुएटेड वाले को हम क्या किस ग्रुप में डाल सकते हैं? जो चेकिंग के लिए हो। इस तरह के में आते हैं ज्यादातर गेजेस आते हैं। गेजेस वैसे चीजें होती हैं जिनमें क्या होता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आता है, वो केवल डिफरेंस को शो करेगा। उसमें किसी भी तरह का कोई लाइनिंग्स या स्केल्स जैसे बाकी वर्नियर या स्टील रूल में जिस तरह के लाइनिंग्स होते हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब फर्दर और भी कैटेगराइज कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को। जैसे होता है नॉन प्रिसीजन वैसी जगहों पे यूज किया जाता है जहां पे हमको ज्यादा एक्यूरेसी या फिर वर्कपीस का कितना थिकनेस है इससे कोई मतलब नहीं बनता। वहीं प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमको क्या मिलता है? जहां पे हमको प्रिसाइज काम करना है। ज्यादातर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जहां कहीं पे भी कोई आइडेंटिकल पार्ट बना रहा है या ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है, वहां पे प्रिसीजन मेजरमेंट्स होता है। नॉन प्रिसीजन वाले में जैसे आप कोई भी चीज कर रहे हैं या रफ वर्क वाले चीज हैं जैसे वुड वर्किंग वगैरह में है, उसमें एक्यूरेसी या प्रिसीजन ज्यादा मायने नहीं रखता है। वैसी जगहों पे हम लोग देखिए अभी तक जो हमारे पास में आया है टॉपिक्स में, सबसे पहला जो मेरे पास में लीनियर में यानी स्ट्रेट मेजरमेंट्स में जब कभी भी हम लोग यूज करेंगे तो हमारे पास में वर्नियर कैलिपर सबसे बेसिक यानी सबसे फर्स्ट स्टेज में यही आता है। एक बार वर्नियर कैलिपर्स के सारे पार्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। ऊपर के जो तो जॉज निकले हुए हैं वो इनर डायमेंशंस में, यानी कहाँ पे यूज करेंगे? वैसा पार्ट जो हॉलो है यानी होल बना हुआ है, वैसे जगह पे डायमीटर्स को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। साथ ही साथ ये जो फ्रंट जो है यहाँ पे सामने वाले में जो बड़े जॉ दिख रहे हैं उनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग आउटर मेजरमेंट के लिए, यानी ओडी मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। क्लैंपिंग स्क्रू है, वर्नियर स्केल है, मेन स्केल है, और लास्ट में एक जो पत्ती जो लास्ट में निकला हुआ है वो क्या करता है? डेप्थ का मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। अब देखते हैं वर्नियर कैलिपर को किस हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर जब यूज करते हैं तो पहला चीज है, आप लोगों को क्लास में भी बताया गया था कि प्रिंसिपल उसका कैसे है, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का प्रिंसिपल हम लोग जो सबसे पहले जो ध्यान में नजर में आता है उसको आप देखते हैं क्या है कि दो स्केल्स के डिफरेंस को, दो स्केल्स में थोड़ा सा अंतर रहता है। कितना का अंतर आ सकता है? डिविजन्स का, कुछ डिविजन्स का अंतर आ सकता है। द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर इज दैट when two scales or divisions slightly different in their sizes are used, the difference between them can be utilized to enhance the accuracy of measurement. इसका प्रिंसिपल कहता क्या है कि अगर दो स्केल्स के बीच का डिफरेंस है, दो स्केल्स में अगर जरा सा भी डिफरेंस है तो उसी डिफरेंस को हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? किसी भी चीज का मेजरमेंट लेने में उसके एक्यूरेसी को, क्योंकि एक्यूरेसी होने से क्या होगा, वर्कपीस के हम जो रिक्वायर्ड साइज है उसके ज्यादा क्लोज जा सकते हैं। अब मान लीजिए एक्यूरेसी हमारे आसपास में नहीं रहा, तो जैसे अगर हम मिट्टी या फिर कोई सब्जी वगैरह रहते हैं लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमेशा वेट से थोड़ा ज्यादा ही लेते हैं तराजू वगैरह से। वहीं सोने चांदी की दुकान पे जाइए, देखिए कि वो लोग मेजरमेंट जो भी लेता है वो क्या करता है, ऐसी जगह पे मेजरमेंट लेता है जहाँ पे हवा भी ना जाए, क्योंकि हवा अगर थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे होगा
तो वो क्या करेगा, उसका 1 ग्राम का सोना अगर कहीं किसी को दे देगा तो समझिए 1 ग्राम का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होता है, 1 ग्राम में अंतर आ जाता है। और यहाँ पे 5 रुपए का मिर्ची आप फ्री में ही ले जाते हैं, तो वहां पे अगर वो एक मुट्ठी उठा के दे देगा सोना, तब तो उसको कई पीढ़ी लग जाएगा अपना कर्जा निकालने में। वहीं वर्नियर कैलिपर्स में हम क्या देखते हैं कि 2 तरह के इसमें स्केल्स होते हैं। वर्नियर कैलिपर essentially consists of 2 steel rules and these can slide along each other। अब ये क्या करते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे में स्लाइड करते हैं इस तरह के स्केल्स को। पहला जो शेप रहता है वो एल शेप, मेन स्केल जो रहता है वो सॉलिड रहता है, उसमें एल शेप का फ्रेम रहता है। ऑन दिस स्केल इसमें कई बार क्या हो सकता है, अभी हम लोग जो भी एग्जांपल लेके चल रहे हैं वो सेंटीमीटर वाला है, अभी ज्यादातर हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, एमएम वाले में रहते हैं। तो अभी सेंटीमीटर यहाँ जो दिख रहा है उससे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, बहुत सारे स्केल्स हैं जो सेंटीमीटर्स में भी मिलते हैं। अब इनमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है वर्नियर कैलिपर का, उसका बीम है, उसका फिक्स जो है, स्लाइडिंग जो है। इन सब को का मूवमेंट की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, किसी भी पार्ट या ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट आता है, और ये किस में आता है, डायरेक्ट मेजरमेंट में, जिसमें ग्रेजुएटेड लाइंस होती हैं। अब इनमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आता है, अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट कहता क्या है, अलाइनमेंट ऑफ द डिस्टेंस बाउंड्रीज विद द करस्पॉन्डिंग ग्रेजुएशंस ऑफ द रूल। अब इसमें क्या होता है कि हमको जब कभी भी वर्नियर से मेजरमेंट लेते हैं तो हमको क्या करना है, वर्नियर को प्रॉपरली अलाइन करना है, यानी जो उसके सरफेसेस है, फ्लैट फेसेस है, उनको एक साथ में रखना है। किस हिसाब से रखेंगे कि जो भी पार्ट्स आएंगे मेरे पास में, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट को हम मेजर कर रहे हैं, वो क्या हो, परफेक्टली पैरेलली उसके बीच में आए। अगर पैरेलली नहीं आता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो क्या करेगा, इरेगुलर रीडिंग या फिर एरर वाले रीडिंग्स आपको हमेशा देंगे, गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए मेजरमेंट लेने का तरीका अगर सही आया है तो रिजल्ट भी सही आएगा। The datum of the measurement can be made to coincide precisely with one of the boundaries of the distance to be measured। अब इसमें एक खास चीज क्या है, डेटम, जो जीरो लाइन रहता है मेन स्केल का, उसे हम लोग किसके साथ में मेजर कर सकते हैं, जो वर्कपीस का स्टार्टिंग पार्ट रहता है उसमें, यानी डेटम को हम एक जगह पे ओरिजिन को फिक्स करवा लेते हैं। इसकी वजह से क्या हो, अगर दोनों जॉस थोड़ा घिस जाए, खत्म हो जाए, घिसने से क्या होगा, दोनों का जीरो है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो, वो आपस में कॉन्साइड नहीं करेंगे। वैसा कॉन्साइड नहीं करने के पोजीशन में क्या होगा, एरर्स आएंगे, और ये एरर्स में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा हुआ है उसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी एरर्स को हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव एरर्स बोलते हैं, या जीरो एरर्स से हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर लाइन आगे खिसक जाता है तो हम उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या लाइन पीछे रह जाता है, कोइंसाइड नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम ऐड कर लेते हैं। जब कभी भी हम लोग वर्कपीस का मेजरमेंट कर रहे हैं तो पार्ट्स को देखिएगा, इन दोनों के बीच में आप रखते हैं। देखिएगा यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, ये स्केल इंचेस वाला दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो आप यहाँ देखिएगा टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री पे स्टैंडर्ड रखा हुआ है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी रीडिंग्स को हम लोग के लेने के लिए 20 डिग्री होता है। अब जब कभी भी हम लोग किसी स्केल में या वर्नियर कैलिपर में एरर है या नहीं है, उसको कैसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए मेजरमेंट करने से पहले आप ये ध्यान में रखेंगे कि जो भी पार्ट को आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो साफ हो, उसमें बर्स वगैरह ना हो। दूसरा कंडीशन, जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो अच्छे से स्लाइड करता हो, ज़्यादा हार्ड नहीं हो, वो सारे चीज़ स्लाइडिंग सही से काम कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को आपको देखना है। जब आप इन सभी चीज़ों को देखेंगे, जानेंगे, तब आप ये सभी चीज़ों को क्या करेंगे, अच्छे से काम कर पाते हैं। When two measuring tip surfaces are in contact with each other, जब कभी भी अगर आप क्लोज पोजीशन पे अगर वर्नियर को देखते हैं, तो जब कभी भी जो आपस में सटे हुए हों, तो आप पाएंगे कि वर्नियर स्केल का जीरो, यानी मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ में कॉन्साइड कर रहा है, यानी दोनों जो जीरो पॉइंट्स होंगे वो एक ही लाइन, स्ट्रेट लाइन पे रहेंगे। अगर हमको एडजस्टमेंट चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, फाइन एडजस्टमेंट जो स्क्रू रहता है उसके वजह से हम यूज कर सकते हैं।
First, the whole movable jaw assembly is adjusted so that the two measuring tips just touch the part to be measured. अब एक जगह पे डेटम क्या होता है, फिक्स हो जाता है, यानी एक जगह से जॉब मूव नहीं कर सकता या वर्क पीस जो है वो मूव नहीं करेगा। दूसरा जॉब मेरे पास में फ्री एंड रहता है जो मूव कर सकता है, और इसे धीरे धीरे पार्ट को हम लोग लॉक करते हैं, क्लोज लाते हैं और क्या करते हैं, लॉकिंग नट से उसे टाइट कर देते हैं। और फिर रीडिंग्स को हम लोग देखते हैं। रीडिंग्स फाइन एडजस्टमेंट्स कैसे करेंगे, जो आप वर्नियर स्केल के नीचे में एक जहाँ पे थंब रेस्ट है उसको धीरे धीरे यूज करते हैं, धीरे धीरे आगे खिसकाते हैं लाइट प्रेशर देके, तो रीडिंग्स बढ़िया आते हैं। The movement of adjusting screw makes the part containing locking nut A and sliding jaw to move as the adjusting screws rotates on the screw. अब जैसे जैसे हम क्या करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, तो वो सारे रीडिंग क्या कर सकते हैं, लाइन से आप उसमें चेक कर सकते हैं। वर्नियर स्केल को पढ़ेंगे कैसे? वर्नियर स्केल को आप जानते हैं कि अलग अलग तरीका से, देखिए यहाँ पे आपके देखिए जो फोटो में दिखा रहे हैं, ये एक वर्नियर कैलिपर है जिसमें डायल इंडिकेटर, यानी आप कितना प्रेशर दे रहे हैं वो इससे डिटेक्ट हो जाता है। अभी साधारणतः में हम लोग क्या करते हैं, ये डायल गेजेस वाला वर्नियर कैलिपर को यूज नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग विदाउट डायल वाले को यूज करते हैं। तो आप चाहे एक्सटर्नल को मेजर करें या इंटरनल को मेजर करें, तब भी आपको प्रेशर देखिएगा, दोनों कांटा में सेम ही आपको प्रेशर यूज करना होगा। आप एडजस्ट कर लेते हैं कि इतने प्रेशर पे ही रीडिंग हमको लेना है। अब वर्नियर कैलिपर्स के टाइप्स हम लोग देखते हैं। टाइप्स देखते हैं स्टैंडर्ड्स में क्या करते हैं। वर्नियर कैलिपर कहाँ तक आपको मिल सकता है, 2000 mm तक का। 2000 mm कहने का मतलब है आपके पास में 2 मीटर तक के वर्नियर कैलिपर मिल सकते हैं। अभी जो हमारे पास में जो रेंज है वो क्या है, 0 से 150 वाला है, 0 से 200 वाला है, 0 से 300 वाला, और इसके आगे अगर जाते हैं तो मैक्सिमम कहाँ 2000 mm तक का हम लोग को वर्नियर कैलिपर मिल सकता है। और इसका एक्यूरेसी कहाँ तक जा सकता है, 20 माइक्रोन का, 50 माइक्रोन का, या फिर 100 माइक्रोन का। आप देखिएगा बढ़ते हुए जा रहा है, यहाँ से एक्यूरेसी क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। लीस्ट काउंट का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। लीस्ट काउंट यहाँ पे क्या है, 20 माइक्रोन है, यहाँ 50 माइक्रोन है, यहाँ पे 0.1 यानी 100 माइक्रोन है। वर्नियर कैलिपर्स के कैटेगरीज पे अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो उनके टाइप्स बेसिक जो हमारे पास में आता है ए, बी और सी। ये तीनों टाइप अभी नीचे आपको दिखाई देगा। ए टाइप में क्या होगा, जॉ बोथ साइड्स फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल आर आल्सो एज ए ब्लेड फॉर डेप्थ। इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल मेजरमेंट्स के लिए जॉज होते हैं, साथ ही साथ एक ब्लेड होता है जो डेप्थ मेजरमेंट। बी में क्या रहते हैं, दो जॉज ऑन वन साइड फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेजरमेंट्स। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एक ही साइड पे दिए रहते हैं। सी, जॉज ऑन बोथ साइड मार्किंग ऑपरेशंस। सी टाइप वाले से आप क्या कर सकते हैं, मार्किंग भी कर सकते हैं, बाकी वालों से आप मार्किंग नहीं कर सकते हैं। एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वर्नियर कैलिपर जिसमें डायल इंडिकेटर लगा हुआ है। आप यहाँ पे प्रेशर आप एडजस्ट कर सकते हैं दोनों के लिए। यहाँ पे लॉकिंग नट है, ये इसके लिए एडजस्टिंग है, यहाँ पे थंब रेस्ट है, और ये मार्किंग के लिए दिया हुआ है, और ये ब्लेड दिया हुआ है। ये सभी चीज आप लोग क्या यूज कर सकते हैं। अब वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेते समय गलतियां कहाँ कहाँ आ सकती हैं। ज्यादातर गलतियां जो ऑपरेटर रहता है उनकी वजह से इन्फ्लुएंस कर जाता है। जब कभी भी वो मेजरमेंट लेने जाते हैं तो मेजरमेंट लेते समय उनके पास में ये दिखाई देता है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा लाइन एग्जैक्टली मैच कर रहा है। Errors are usually made in measurements with vernier calipers from manipulation of vernier caliper and its jaws on the workpiece. पहला जो गलती का चांसेस रहता है कि अगर आपने जो जॉज है उनको सही तरीका से नहीं रखा है तो गलतियां आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, in measuring outside diameter, one should be sure that the caliper bar and the plane of the caliper jaws are truly perpendicular to the। अब जब कभी भी हम लोग किसी भी वर्कपीस का या सिलेंड्रिकल वर्कपीस का डायमीटर मेजर कर रहे हैं, वैसा कंडीशंस में जब आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं आपको ये
पहला चीज आपको ग्रांट रखना होगा कि जो वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉज हैं वो परफेक्टली फ्लैट पोजीशन में रहें। फ्लैट पोजीशन में आके ही आप उसका रीडिंग्स ले, वरना अगर फ्लैट पोजीशन पे रीडिंग नहीं लेते हैं अगर, तो एरर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। One should be sure that the caliper is not canted, tilted or twisted. अब ये क्या चीज होगा, ये जो भी ऑपरेटर या यूजर है मेजरमेंट लेते समय ये ध्यान रखेगा कि एक्सेसिव प्रेशर ना लगे वर्नियर कैलिपर पे, वो कहीं पे झुका हुआ ना हो या फिर ट्विस्ट, उसे मोड़ा ना जाए। आप उसको तिरछा करके मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं। इट हैपेंस बिकॉज द रिलेटिवली लॉन्ग एक्सटेंडिंग मेन बार ऑफ द एवरेज टिप्स इन वन ऑन अदर डायरेक्शन। कई बार क्या हो सकता है, छोटे वर्कपीस का मेजरमेंट करने के लिए आप बड़े रेंज वाला माइक्रोमीटर्स या फिर वर्नियर कैलिपर्स का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप ही उसके वेट के कारण ही वो झुकना शुरू कर जाता है। आप हाथ में वन एंड को पकड़ते हैं, दूसरा एंड अगर फ्री है, बड़ा अगर वर्नियर कैलिपर है, तो वो क्या करता है, गलती लाने के चांसेस बढ़ा देगा। The accuracy of measurement with vernier calipers to a great extent depends upon the condition of the jaws of the caliper. अब जो भी मेजरमेंट आप ले रहे हैं वो मेजरमेंट्स आपके पास में कितना सही आ रहा है, ये चीज आप चेक कर सकते हैं किस पे, जो भी आप जॉज यूज कर रहे हैं, आपके पास में जो यूज आया हुआ है वो जॉ कितने सही है, यानी जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं उसके मेजरिंग फेसेस सही हैं या गलत हैं। अगर किसी तरीका से वियर हो चुका है तो आपको पहले जीरो एरर के लिए चेक करना होगा। जीरो एरर कैसे चेक करेंगे, क्लोज पोजीशन में बिना कोई वर्कपीस पे जब आप देखते हैं क्लोज पोजीशन में जब जॉ आपस में सटे हुए हों, तब आपको देखना है कि जो वर्नियर कैलिपर का 0 पॉइंट्स हैं वो सब किस हिसाब से मैच कर रहा है।